जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में। अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं, अगर आप एडवोकेट हैं, अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, अगर आप मैजिस्ट्रेट हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं आपके काम की सारी चीजें बताऊंगा। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कैसे होता है, क्या ये केवल इंसान का ही करवाया जा सकता है, अभियुक्त का ही करवाया जा सकता है, या किसी संपत्ति या फिर किसी अन्य चीज का भी कराया जा सकता है। ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडिंग कि पुलिस को इसमें क्या प्रिकॉशन बरतनी चाहिए, मैजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग कैसे ड्रॉ करेंगे, मैजिस्ट्रेट जेल अथॉरिटी को कैसे लिखेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम लोग जो है आपसे डिस्कस करेंगे। बस हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब शुरुआत में हमें ये जानना चाहिए कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का जो कॉन्सेप्ट है वो कानून में कहां है। तो सेक्शन 54 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो हेड है वो कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की पहचान जो है वो कैसे की जाएगी, वो सेक्शन 54 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बताता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 7 बताती है, इसका हेड है एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और एनीथिंग। जब हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 54 देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि अरेस्टेड पर्सन की आइडेंटिटी को कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, पहचान उसकी कैसे कराई जाएगी। और लेकिन जब हम लोग सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि व्यक्ति और संपत्ति की, उसमें लिखा है एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और एनीथिंग, जो आ गया तो उसमें संपत्ति वगैरह जो है सारी की सारी चीजें आगे जाती हैं। जैसे सपोज कर लीजिए इन्वेस्टिगेशन में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो कराई जाती है वो सेक्शन 54 के अनुसार कराई जाती है, सेक्शन 7 बीएसए के अनुसार कराई जाती है। लेकिन जो प्रॉपर्टी की जो आइडेंटिफिकेशन पुलिस के द्वारा या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा कराई जाती है, या किसी वेपन की आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है, या फिर किसी डॉक्यूमेंट की या किसी अन्य किसी भी चीज की शिनाख्त जो है पुलिस के द्वारा करवाई जाती है, वो कराई जाती है सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार। और उसको साथ में सपोर्ट करता है पंजाब पुलिस नियमावली 2632 में उसका प्रावधान है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट्स इसका हेड है। और जनरल जो क्रिमिनल रूल्स होते हैं हाई कोर्ट्स के सभी स्टेट्स के, उसमें भी जो है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का जो है जिक्र है। मेन है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, फोटो आइडेंटिफिकेशन परेड, और किसी प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन परेड, या फिर कोई वेपन आइडेंटिफिकेशन परेड जो है पुलिस मुख्यतः करवाती है। इन सारी परेड्स में जो है मैजिस्ट्रेट का होना जरूरी है या नहीं है, यह पहले ही हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये सारी की सारी जो परेड्स हैं ये पुलिस की प्रेजेंस में की जाएंगी तो ये एक टाइप से एक्स्ट्रा जुडिशियल हो जाएगा और उसमें सेक्शन 162 सीआरपीसी में हिट करेगा, या जो अभी सेक्शन 181 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें हिट करेगा। तो इसकी जो एडमिसिबिलिटी रहती है कोर्ट ऑफ लॉ में वो ना के मात्र रहती है, इसको कोई साथ में कोई और एविडेंस भी चाहिए होता है, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर यही टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड मैजिस्ट्रेट के सामने करवाई जाए, अभी मैजिस्ट्रेट कौन से होंगे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अकेला जब वर्ड मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ हमें मिलेगा तो बात जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की हो रही होगी। तो यहां पर जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होगा वो होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, उनकी तरफ से जो है प्रोसीडिंग बनेगी। अब सेक्शन 54 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से हम लोग शुरू करते हैं। सेक्शन 54 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि अ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। पहली बात है कि व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए गिरफ्तार हुआ होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय अदर पर्सन और पर्संस इज नेसेसरी, मतलब जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसकी आइडेंटिफिकेशन किसी पर्सन या पर्सन से, अब ये कौन हो सकते हैं, या तो विक्टिम हो सकता है जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है, या फिर कोई गवाह हो सकता है, या एक से ज्यादा गवाह हो सकते हैं, उनके द्वारा आइडेंटिफिकेशन करवाना अगर जरूरी है। अब यह स्थिति कब होगी, आइडेंटिफिकेशन कराना किसी गवाह से या विक्टिम से क्यों जरूरी होगा। कई बार होता है कोई ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पर अपराधी है उसको सिर्फ या तो विक्टिम ने देखा होता है या फिर जो गवाह है कोई एक आध उसने देखा होता है। सपोज कर लीजिए कोई रेप हुआ है तो उस जो रेपिस्ट को सिर्फ महिला ने देखा है, या फिर कहीं मर्डर हुआ है तो जो मर्डरर है उसको किसी गवाह ने कहीं पे देखा है। पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और अगर पुलिस को यह पता नहीं है एक्चुअल में कि ये वही एक्यूज्ड है जिसने रेप किया है,
तो पुलिस क्या करेगी, विक्टिम से उसकी आइडेंटिफिकेशन कराएगी, और अगर विक्टिम बोलती है कि यही एक्यूज्ड है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हेल्प हो जाती है जांच को सही दिशा में ले जाने की। इसका जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का है कि विक्टिम या विटनेस ने अपराध के स्थल के अलावा उस व्यक्ति को, उस अपराधी को कहीं और ना देखा होना चाहिए। अगर कहीं और देखा है तो जो है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता है। अगर कहीं और नहीं देखा है, सिर्फ अपराध स्थल पर देखा है, तब जो है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। उसके बाद हम लोग यहां छोड़ के गए थे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय अदर पर्सन इज नेसेसरी। किसी व्यक्ति से जो विक्टिम है या फिर जो गवाह है उसके द्वारा आइडेंटिफिकेशन करवाना जरूरी है। फिर क्या होगा, कोर्ट हैविंग जुडिक्शन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एसएचओ। तो जो एसएचओ होंगे, थाने के जो भार साधक अधिकारी होंगे, वो एप्लीकेशन लगाएंगे। किसके पास लगाएंगे, जुडिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाएंगे कि ऐसे ऐसे हमने एक व्यक्ति अरेस्ट किया हुआ है जो अभी किसी जगह पर, अब कहां पे है ये बताना पड़ेगा। जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में कभी भी टीआईपी नहीं होता है, पुलिस की प्रेजेंस में टीआईपी नहीं होता है। किसी और जगह, अस्पताल या किसी अन्य जगह या फिर जेल में जो है वो टीआईपी होता है। तो एप्लीकेशन कहां पर लगेगी, जिसकी जुडिक्शन में थाना आता है, जिस मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन में थाना आता है, वहां पर जो है एप्लीकेशन लगेगी। अब उसके बाद जब एप्लीकेशन लगेगी, एसएचओ एप्लीकेशन लगाएंगे मैजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट देखेंगे कि रीजंस क्या हैं टीआईपी के। रीजन से अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो एक आदेश पारित करेंगे। आदेश में जो एक्यूज्ड होगा, सेक्शन में बोला गया है डायरेक्ट द एक्यूज्ड टू अटेंड द टीआईपी, मतलब जो एक्यूज्ड होगा, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसको आदेश देंगे कि आप टीआईपी ज्वाइन करेंगे, टीआईपी को अटेंड करेंगे। उसके बाद यहां पे बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्या जो अभियुक्त है जिसको आदेश दिया मैजिस्ट्रेट ने, क्या वो टीआईपी अटेंड करने से मना कर सकता है? तो उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, मुकेश सिंह वर्सेस एनसीटी दिल्ली, साइटेशन है एआईआर 2023, सुप्रीम कोर्ट 4097। इसमें कहा गया है कि एक्यूज कभी भी मना नहीं कर सकता टीआईपी को ज्वाइन करने के लिए। तो एक्यूज जो है वो बाउंड है, जब भी मजिस्ट्रेट ने उसको आदेश दिए टीआईपी ज्वाइन करने के, तो उसको टीआईपी ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद जब एप्लीकेशन लगा दी, ऑर्डर कर दिए मजिस्ट्रेट ने, उसके बाद कहा है कि इफ विक्टिम विटनेस इज मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड, अगर तो विक्टिम या फिर विटनेस मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसमें कहा गया है प्रोसेस शैल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट, मतलब मैजिस्ट्रेट की सुपरविजन में ही वो प्रोसेस होगी। और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी रिकॉर्डेड बाय एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, मतलब उसका जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से। अब यहां पे हमने देखा कि सेक्शन में कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट उसको सुपरवाइज तभी करेंगे, शेल वर्ड तभी यूज किया गया है जब वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल होंगे। इसका मतलब मैजिस्ट्रेट का प्रत्येक टीआईपी में उपस्थित रहना जरूरी नहीं है, टीआईपी मैजिस्ट्रेट की एब्सेंस में भी हो सकता है। पंजाब पुलिस नियमावली 2632 में कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट नहीं है तो किसी गेस्टेड ऑफिसर की प्रेजेंस में हो सकता है, लेकिन हमने यही कहा कि अगर मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में हुआ होगा और बाद में एग्जामिनेशन इन चीफ के टाइम पे और क्रॉस एग्जामिनेशन में भी वो विटनेस अगर टिका रहेगा तो वो एक बहुत बढ़िया एविडेंस रहता है। अदरवाइज ये जो टीआईपी हम लोग जो मैजिस्ट्रेट की एब्सेंस में जो पुलिस कराती है वो सेक्शन 162 सीआरपीसी 181 बीएनएसएस में हिट हो जाता है, उसकी एडमिसिबिलिटी इतनी नहीं रहती है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पुलिस ऑफिसर को टीआईपी की एप्लीकेशन लगाने से पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, मैजिस्ट्रेट टीआईपी की एप्लीकेशन आने के बाद क्या क्या करेंगे, सुपरिटेंडेंट जेल को क्या लिखेंगे, सुपरिटेंडेंट जेल को क्या अरेंजमेंट करने होंगे, हम लोग सारी की सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन लगेगी पुलिस की तरफ से, ये लगेगी एसएचओ की तरफ से, और कोई भी पुलिस अधिकारी एप्लीकेशन नहीं लगा सकता मैजिस्ट्रेट के पास। एसएचओ जो है वो स्वयं एप्लीकेशन लगाएंगे। उससे पहले ये आपको तसल्ली करनी पड़ेगी, जो विटनेस है उसका आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। उसमें ये चीजें आपको विटनेस को पूछ लेनी चाहिए कि उसने आरोपी को कब देखा था, आरोपी का हुलिया क्या है, और देखने की दूरी, मतलब उसको आरोपी को कितनी दूरी से उसने देखा है, दिन में देखा है या रात में देखा है। ये सारी की सारी चीजें जो आप स्टेटमेंट उसका विटनेस का लिखेंगे 180 बीएनएसएस में, वो आपको सारी दर्ज करनी चाहिए। एप्लीकेशन जब भी लगाएंगे
इलाका मजिस्ट्रेट को लगाएं, अगर इलाका मजिस्ट्रेट को नहीं लगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगा दें, अगर सीजीएम को लगाइए तो सीजीएम साहब जो है नीचे मार्क कर देंगे एप्लीकेशन को। अगर आपका जो न्यायालय वो कोर्ट ऑफ सेशंस है वहां पे भी लगा सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशंस भी जो है वो मजिस्ट्रेट को नीचे एप्लीकेशन आपकी मार्क कर देंगे और किसी मजिस्ट्रेट को जो है उसमें डिप्यूट कर देंगे टीआईपी कंडक्ट करने के लिए। टीआईपी के लिए उसके बाद टीआईपी के लिए एप्लीकेशन कब लगाना चाहिए? देखिए, जैसे ही अभियुक्त अरेस्ट होता है इमीडिएटली बिना डिले के टीआईपी के लिए एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर एक से ज्यादा आरोपी हों तो उसमें आपको जो है सभी का टीआईपी करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का करवा लिया एक छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जो करवाएं, जितने भी आरोपी हैं केस में सभी का टीआईपी करवा लें। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई गवाह या विक्टिम जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर ऐसी स्थिति में है कि घायल है, तो आप मेडिकल ऑफिसर से परमिशन लेके जो है उसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं, उसे टीआईपी करवा सकते हैं। अगर उसका कहीं ले जाना पॉसिबल नहीं है तो हॉस्पिटल में भी टीआईपी किया जा सकता है। कंडीशन यही है कि जैसे आप स्टेटमेंट लिखने के लिए मेडिकल ऑफिसर से परमिशन लेते हैं, वैसे ही आपको पूछना पड़ेगा कि क्या ये स्टेटमेंट देने के लिए या टीआईपी करने के लिए फिट है या नहीं है। उस फॉर्मेलिटी के बाद आप जो है टीआईपी करवा सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें जो भी जेन्युइन रीजंस हैं टीआईपी कराने के, आपके विश्वास करने के क्या कारण है, रीजंस क्या हैं, क्यों आप टीआईपी कराना चाहते हैं, वो सारे के सारे केस डायरी में आपको लिखने हैं। और जो एप्लीकेशन आप लेके जाओगे, एप्लीकेशन लगाओगे न्यायालय में एसएचओ की तरफ से टीआईपी के लिए, केस डायरी साथ में लेके जाएंगे और जो मजिस्ट्रेट होंगे या जो भी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी होंगे वो उसको आपकी केस डायरी को चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये भी जानने वाली चीज है कि क्या सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में टीआईपी किया जा सकता है? जी हाँ, सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में टीआईपी किया जा सकता है, लेकिन पुलिस हमेशा क्रिमिनल केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है, इसलिए पुलिस जो है क्रिमिनल केसेस में ही टीआईपी करवा सकती है। एक चीज इंपॉर्टेंट है एफआईआर वाला कॉन्सेप्ट। अगर अभियुक्त एफआईआर नेम्ड है, एफआईआर में नामजद है, तब टीआईपी करवाने का जो कोई बेनिफिट नहीं रहता है। अगर अभियुक्त एफआईआर नेम्ड नहीं है, उसको बाद में पकड़ा है, इसलिए उसका टीआईपी जो है करवा लेना चाहिए, क्योंकि जिस अभियुक्त का नाम एफआईआर में होता है उससे यही है कि विक्टिम या कोई विटनेस जो है उसको अभियुक्त को जानता ही है, तभी वो एफआईआर नेम्ड है। तो उसमें उस स्थिति में टीआईपी करवाना जो है वो सही नहीं है। टीआईपी की एप्लीकेशन लगाने के तुरंत बाद 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस का बंदोबस्त पुलिस को करना रहता है। इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस होंगे, ना तो वो विक्टिम को जानते होने चाहिए, ना ही वो एक्यूज को जानते होने चाहिए, मतलब वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उसके बाद जो अब मेन चीज है, जो टीआईपी की जो प्री रिक्विजिट कंडीशन है, अभियुक्त का जो चेहरा है, अभियुक्त का जो फोटो है, उसका जो वीडियो है, सोशल मीडिया में या फिर प्रिंट मीडिया में या कहीं भी जो है उसका चेहरा जो है उजागर नहीं होना चाहिए। एक प्रैक्टिस रहती है, जब भी पुलिस मीडिया ब्रीफिंग करती है, एक्यूज का जो चेहरा होता है वो ढका होता है। तो वो क्यों ढका होता है, उसका यही रीजन होता है कि कभी भी अभियुक्त की टीआईपी की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उसका चेहरा जो है, जब भी मीडिया ब्रीफिंग रहती है, अभियुक्त का चेहरा ढका हुआ होना चाहिए, ताकि उसको कोई और देख ना सके, गवाह भी कोई देख ना सके। अगर उसका टीआईपी करवाना पड़ जाए तो उसका चेहरा जो है वो पब्लिक में नहीं आता है। इसलिए मेन चीज है कि अभियुक्त का जो चेहरा है वो कोई देख नहीं पाए। उसका चेहरा जब भी उसकी अरेस्ट होगी, अभियुक्त का चेहरा जो है वो ढका होना चाहिए और उसकी जो पहचान है वो भी गुप्त रखनी चाहिए। स्टेटमेंट है 180 बीएनएसएस का, वो एप्लीकेशन के साथ लगाएं। जब भी आप टीआईपी करवाएंगे, टीआईपी के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे, तो जो स्टेटमेंट है वो आप एप्लीकेशन के साथ में लगाएं। गलती से भी गवाह या विक्टिम को अभियुक्त का फोटो पहले ना दिखाएं और ना ही मीडिया में दें और ना ही जो है प्रिंट मीडिया में उसको देना चाहिए। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी टीआईपी होगा पुलिस को वहां से हट जाना चाहिए। जेल परिसर में अगर टीआईपी हो रहा है तो जेल स्टाफ को भी वहां से हटा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुलिस की उपस्थिति में जो है स्वतंत्र टीआईपी नहीं हो सकती है, इसलिए पुलिस को वहां से हटने के लिए कहा जाता है। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हरपाल सिंह एलियस छोटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 21 नवंबर 2016 का जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस की उपस्थिति में अगर कोई टीआईपी हुई है वो एडमिसिबल नहीं हो सकती कोर्ट ऑफ लॉ में। और दूसरी एक चीज इस जजमेंट में और भी कही थी कि अगर एक्यूज्ड का चेहरा गवाह को या विक्टिम को दिखा दिया गया है या वो पहले मिल चुके हैं, उनको जो है अभियुक्त को उनके सामने कर दिया गया है, गवाह या विक्टिम के सामने पुलिस के द्वारा, वो टीआईपी भी जो है एडमिसिबल नहीं होगी। अब ये सारी चीजें हमने वो जानी है जो पुलिस को टीआईपी की एप्लीकेशन लगाते वक्त ध्यान में रखने वाली हैं। अब हम लास्ट वाले पोर्शन में ये जानेंगे कि मजिस्ट्रेट को जैसे ही एप्लीकेशन आएगी, मजिस्ट्रेट कैसे क्या क्या करते हुए उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल करेंगे और उसके बाद जो है टीआईपी की प्रोसीडिंग कैसे जेल में जाके बनेगी। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास पुलिस ऑफिसर ने लगाई है, जो एसएचओ ने लगाई है टीआईपी के लिए,
मैजिस्ट्रेट उस पर विचार करेंगे, डिफेंस को पूछेंगे, अगर कोई उनका ऑब्जेक्शन है तो ठीक है, नहीं तो एप्लीकेशन को अलाउ करेंगे मैजिस्ट्रेट, तो वो सुप्रीटेंडेंट जेल को जो है आदेश पारित करेंगे, एक डिटेल ऑर्डर लिखेंगे जिसमें कहेंगे कि उनको जो है पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर टाइम पे जो है टीआईपी कंडक्ट करना है वहां पर। इसलिए वहां पे सिमिलर कदकाठी के लोगों को जो है बराबर, लगभग जो है बराबर कदकाठी के लोगों को जो है उपलब्ध करवाया जाए टीआईपी के पर्पज से। तो सुप्रीटेंडेंट जेल जो अन्य जो कैदी या फिर अंडर ट्रायल प्रिजनर होते हैं जेल में, वो उनको प्रोवाइड करा देते हैं। अनुपात रखने के लिए एक जो एक्यूज रहता है या 5 जो है, 4 या 5 जो है बाकी दूसरे लोग जो है उसमें रखे जाते हैं सिमिलर कदकाठी के, या फिर 1 के बराबर जो है 10 लोगों को रखा जा सकता है पहचान परेड के लिए। उसके बाद जो ऑर्डर है उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए डेट या फिर किस समय पर जो है टीआईपी होगी। उसके बाद ये जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर मैजिस्ट्रेट पास करेंगे, उसकी एक कॉपी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दी जाती है, एक कॉपी जो है सुप्रीटेंडेंट जेल को भेज दी जाएगी। अब इसके बाद जब ये प्रोसेस पूरा हो गया तो मैजिस्ट्रेट जो है अपनी एक फॉर्मेलिटी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जेल में एंटर करने के लिए कोर्ट ऑफ सेशन से परमिशन लेना पड़ता है या फिर सीजीएम से परमिशन लेना पड़ता है, उनमें से किसी से जो है परमिशन के लिए अप्लाई कर देंगे। जाने से पहले वहां पर पर्टिकुलर डेट या टाइम की जो परमिशन होगी वो परमिशन लेंगे जाने के लिए। अब जाने से पहले मैजिस्ट्रेट को क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी चाहिए? सबसे पहले सुप्रीटेंडेंट जेल जो है उनसे कंफर्म कर लेना चाहिए कि वहां पर नेसेसरी अरेंजमेंट्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये कंफर्म करके ही चलना चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि क्या इंडिपेंडेंट विटनेसेस का अरेंजमेंट हो गया पर्टिकुलर डेट के लिए या नहीं हुआ है। अगर हो गया देन बेटर, अदरवाइज नहीं हुआ तो उनको समन इशू करने पड़ेंगे, 2 विटनेसेस का बंदोबस्त अपने लेवल पर करना पड़ेगा। उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट होंगे उनको परमिशन लेना पड़ेगा स्टेशन छोड़ने के लिए, क्योंकि अगर जेल जो है वो दूरी पर स्थित है तो उनको स्टेशन छोड़ने की परमिशन लेनी पड़ेगी। आठवें मैजिस्ट्रेट को जो है जिस दिन जाना है स्टेशन छोड़ने की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर जेल जो है थोड़ी दूरी पर जो है स्थित है तो उनको स्टेशन छोड़ने की परमिशन लेके जाना पड़ेगा। जिस दिन जाना है तो साथ में स्टेनो और अपने जो प्रोसेस सर्वर रहता है, उनका जो स्टाफ रहता है, उनको लेकर जाना चाहिए। उसके बाद जब वो पहुंच गए हैं वहां पर, उनको जो है जो व्यक्ति सुप्रीटेंडेंट जेल ने प्रोवाइड कराए हैं, जो हमने कहा कि सेम कदकाठी के लोग प्रोवाइड कराए जाएंगे सुप्रीटेंडेंट जेल से, उनकी डिटेल सभी की डिटेल जो है, सभी की डिटेल जो है उनकी लिखनी पड़ेगी सुप्रीटेंडेंट जेल को। उनका देखना पड़ेगा कि उनका बिल्ड सेम है, ऑलमोस्ट एज ऑलमोस्ट सेम है, कपड़े वगैरह जो है ऑलमोस्ट जो है सिमिलर पहने हुए हैं। दूसरा, जैसे ही वहां पर उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा टीआईपी का, वहां पर पुलिस को और जेल अथॉरिटीज का कोई भी व्यक्ति जो है मौजूद नहीं रहेगा, उनको मैजिस्ट्रेट को ये इंश्योर करना होगा। उसके बाद जो एक्यूज्ड है उसको विक्टिम या जो गवाह है जिसने आइडेंटिफाई करना है वो देख ना सके, ये भी देखना होगा मैजिस्ट्रेट को। और उसके बाद जगह की जो है उनको सिलेक्शन करनी पड़ेगी, किस जगह पर जो है उनको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करानी है, ये सुप्रीटेंडेंट जेल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी मैजिस्ट्रेट की तरफ से। प्रोसीडिंग कैसे ड्रॉ होगी ये हम लोग जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैजिस्ट्रेट जैसे ही जेल कॉम्प्लेक्स में पहुंचेंगे, जेल अथॉरिटीज से मिलेंगे, उनके द्वारा किए गए अरेंजमेंट्स को चेक करेंगे और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस होंगे उनसे मिलेंगे, उनकी डिटेल्स वगैरह सारी नोट करेंगे और उनको ब्रीफिंग देंगे कि आज हम लोग यहाँ पर टीआईपी के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो जो कार्रवाई होगी वो उसको देखेंगे, विटनेस करेंगे। जो लोग जेल अथॉरिटी ने मैजिस्ट्रेट की डायरेक्शन के ऊपर प्रोवाइड कराए हैं, जो 1 के अनुपात में 5 व्यक्ति या 1 व्यक्ति के अनुपात में 10 व्यक्ति जो मैजिस्ट्रेट के द्वारा मांगे गए हैं, उनसे भी मैजिस्ट्रेट मिलेंगे और मैजिस्ट्रेट उनको प्रॉपर्ली ब्रीफ भी करेंगे और देखेंगे कि उनकी कदकाठी जो है वो अभियुक्त या सस्पेक्ट की जैसे ही है या थोड़ी भिन्न है। अगर भिन्न है तो मैजिस्ट्रेट उनको जेल अथॉरिटी को आदेश करेंगे कि सिमिलर ऐसे थोड़े बहुत जो मिलते जुलते लोग हैं वैसे प्रोवाइड करवाए जाएं टीआईपी के लिए। उसके बाद मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई करेंगे कि टीआईपी जैसे ही शुरू होगी पुलिस का कोई भी आदमी वहां पर ना हो, जेल अथॉरिटी का कोई आदमी ना हो, अन्य कोई व्यक्ति अनऑथराइज्ड व्यक्ति वहां पर नहीं होना चाहिए। प्रोसीडिंग के दौरान अगर विक्टिम या विटनेस कोई भी स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के समक्ष अगर देना चाहता है तो मैजिस्ट्रेट उस स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करेंगे। और साथ में अगर अभियुक्त इस प्रोसीडिंग के दौरान कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उस ऑब्जेक्शन को भी जो है रिकॉर्ड किया जाएगा प्रोसीडिंग में मैजिस्ट्रेट के द्वारा। और अगर एक्यूज्ड ने पोशाक पहनी है उसको अगर बदलना चाहता है तो मैजिस्ट्रेट उसको जो है अलाउ कर देंगे। बाकी जो अगर अभियुक्त के शरीर पर कोई विजिबल इंजरी है या परमानेंट मार्क है कोई तो उसको ढक देना चाहिए। इसके बाद प्रोसीडिंग जो है शुरू की जाएगी। प्रोसीडिंग वही होती है जो कार्रवाई मैजिस्ट्रेट ने करी है उसको
वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, उसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाएगा कि आज हम लोग जेल कॉम्प्लेक्स में जेल का नाम वगैरह लिखा जाएगा, कि जो एप्लीकेशन एसएचओ ने टीआईपी के लिए लगाई थी अभियुक्त का नाम लिखा जाएगा, जिसकी टीआईपी करनी है, जिसके द्वारा करनी है उसका नाम लिखा जाएगा, प्रोसीडिंग स्टार्ट करने का समय लिखा जाएगा, गवाहों का डिटेल दिया जाएगा, कौन कौन से इंडिपेंडेंट विटनेसेस आए हैं उनको हमने ब्रीफ किया और आज टीआईपी के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेन है कि जिसने आइडेंटिफाई करना है एक्यूज्ड को या सस्पेक्ट को, मैजिस्ट्रेट जब उससे बातचीत करेंगे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को। सबसे पहले उसका नाम व पता जो है मैजिस्ट्रेट पूछेंगे, जिसने आइडेंटिफाई करना है, जो विक्टिम है, जो विटनेस है, उसको पूछेंगे नाम व पता, उसका ऑक्यूपेशन वगैरह, एज वगैरह पूछेंगे। 3 मेजर क्वेश्चन जो है मैजिस्ट्रेट उससे करते हैं। सबसे पहले कि वो जिस व्यक्ति ने अपराध किया है क्या वो अपराधी को पहचान सकता है या नहीं पहचान सकता, जो उसका आंसर होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद मैजिस्ट्रेट ये पूछेंगे कि क्या पहले से आप उसको जानते हो, अपराधी को जानते हो या नहीं, या किसी ने आपको फोटो वगैरह तो नहीं दिखाया, ये भी पूछेंगे। और जो आंसर होगा उसका विटनेस का या विक्टिम का, उसको जो है प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद मैजिस्ट्रेट पूछेंगे कि क्या अभियुक्त के शरीर का कोई परमानेंट इंजरी या फिर कोई अन्य कोई परमानेंट मार्क आप जानते हैं, उसके बारे में बताइए। अगर कोई वो बताता है, डिटेल देता है, तो उसके बारे में मैजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोसीडिंग में प्रॉपरली लिखा जाएगा। इसके बाद जो विक्टिम या विटनेस का जो वार्तालाप है मैजिस्ट्रेट का, वो समाप्त हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन मैजिस्ट्रेट ने उससे विटनेस से या विक्टिम से करे हैं, उसका सिग्नेचर उसमें प्राप्त करेंगे और उसको जो है वहां से बाहर भेज देंगे। जैसे ही वो जो विक्टिम या विटनेस वहां से गया, कुछ देर के बाद, जैसे ही वो अपने किसी दूसरे कमरे में चला जाएगा, कुछ देर के बाद जो है जेल अथॉरिटी के द्वारा एक्यूज को, जो सस्पेक्ट जिसको आइडेंटिफाई करना है, उसको मैजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करेंगे। मैजिस्ट्रेट उसके बारे में लिखेगा कि जेल अथॉरिटी ने जो एक्यूज्ड है उसका नाम व पता पूरा का पूरा डिटेल लिखेगा, उसको मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। साथ में जब एक्यूज आ जाएगा, उसके बाद जो है 10 लोग जो मैजिस्ट्रेट के आदेश में जो मांगे गए थे, सेम कद काठी वाले जो हैं, उनको जो है जेल अथॉरिटी पेश करेंगे मैजिस्ट्रेट के पास। उसमें मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि उनको 5 बंदे रखने हैं या 10 रखने हैं। सपोज कर लो 5 रखे हैं, तो मैजिस्ट्रेट उसमें लिखेंगे द जेल अथॉरिटी हैज आल्सो प्रोवाइडेड नॉन सस्पेक्ट्स हैविंग सिमिलर फीचर्स ऑफ हाइट एंड बिल्ड ऑफ द सस्पेक्ट्स। उसके बाद उनके नाम जो है डिटेल सारी की सारी नाम, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिखा है। नेम एंड एड्रेस जो है वो पूरे उनके जितने भी जो लोग जो है नॉन सस्पेक्ट जेल अथॉरिटी ने जो पेश किए हैं मैजिस्ट्रेट के पास, उनकी सारी डिटेल जो है मैजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोसीडिंग में लिखी जाएगी। उसके बाद मैजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाएगा कि जो अरेस्टेड पर्सन है, जिसको आइडेंटिफाई करना है, जिसको मतलब विटनेस ने आइडेंटिफाई करना है, उसने क्या पहना हुआ है उसका लिखेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि उसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक पैंट्स पहनी हुई है, इस प्रोसीडिंग में लिखना पड़ेगा। और जो नॉन सस्पेक्ट्स 5 आदमी मैजिस्ट्रेट ने रखे, उन्होंने क्या पहना हुआ है। अगर तो सेम कपड़े पहने हुए हैं तो उनको लिखा जाएगा कि सेम कपड़े पहने हैं जैसे ही सस्पेक्ट और एक्यूज ने पहने हैं। अगर सेम कपड़े नहीं पहने हैं तो मैजिस्ट्रेट जो है एक्यूज को पूछेंगे कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर वो बोलता है कि ऑब्जेक्शन है तो सभी को सेम कपड़े पहनाए जाएंगे। अगर ऑब्जेक्शन है तो, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसके बारे में भी अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इन्हीं कपड़ों में जो है टीआईपी जो है करवाई जा सकती है। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे कि अभी जो प्रोसीडिंग हम कर रहे हैं, इस प्रोसीडिंग में कोई भी पुलिस कर्मचारी या जेल अथॉरिटी का आदमी जो है मौजूद नहीं है। यही 5 लोग जो है वो नॉन सस्पेक्ट्स है, एक जो है सस्पेक्ट है। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद अब जो सस्पेक्ट है और नॉन सस्पेक्ट लोग हैं उनको मिक्स करने की बारी आएगी। उसके बाद जब उनको मिक्स किया जाएगा, उनको सीरियल नंबर वाइज जो है खड़ा किया जाएगा। इसमें ध्यान रखा जाएगा सस्पेक्ट जहां भी जिस भी नंबर पर खड़ा होना चाहिए, उसकी इच्छा है, उसको जो है डायरेक्शन नहीं दी जाएगी। उसको कहा जाएगा कि आप इन 5 लोगों के बीच में कहीं भी खड़े हो जाइए। जैसे वो खड़ा होगा उसकी एक प्रोसीडिंग ड्रॉ करके लिखा जाएगा कि जो सस्पेक्ट है वो इतने नंबर पर है। जैसे हमने लिखा है सस्पेक्ट अरेस्टेड पर्सन हैज बीन मिक्स्ड विद 5 नॉन सस्पेक्ट्स, जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंगली खड़ा है। इसमें हमने लिखा है कि पहले 5 नंबर वाले का जो नाम और डिटेल है वो खड़ा है। उसके बाद 4 नंबर वाला जो आदमी है, नाम और डिटेल जो हमने पीछे ऊपर लिखा था वो खड़ा है। फिर सस्पेक्ट खड़ा, फिर 3 नंबर वाला, 2 नंबर वाला और फिर 1 नंबर वाला है। कंडीशन यही है कि सस्पेक्ट की मर्जी है, वो जिस मर्जी नंबर पर खड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये सारी की सारी जब तैयारी हो गई, वो सीरियल नंबर वाइज जो लोग सारे के सारे खड़े हैं, उसके बाद जो है मैजिस्ट्रेट आदेश करेंगे कि उस विक्टिम को या विटनेस को बुलाया जाए जिसने आइडेंटिफाई करना है एक्यूज को या सस्पेक्ट को।
अब जो विक्टिम है या विटनेस जो भी आना है वो वहां पर आएगा और मैजिस्ट्रेट उसको कहेंगे कि आप आइडेंटिफाई कीजिए इनमें से एक्यूज्ड कौन सा है। अब जो विक्टिम है या जो सस्पेक्ट है वो बारी बारी सभी लोगों को देखेगा और उंगली ऐसे करेगा, जिसकी तरफ उंगली किया मतलब जो एक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, उसकी तरफ उंगली ऐसे करेगा और जैसे ही उंगली ऐसे करेगा मैजिस्ट्रेट अपनी प्रोसीडिंग में लिख देंगे कि जो विटनेस है या फिर जो विक्टिम है उसने उन 5 लोगों में से सीरियल नंबर इतने पर जो है एक्यूज को पहचाना है। अब पहले उस राइट टू लेफ्ट उससे आइडेंटिफाई कराएंगे, लेफ्ट टू राइट आइडेंटिफाई कराएंगे। दो आइडेंटिफिकेशन राइट टू लेफ्ट हुई है, लेफ्ट टू राइट हुई है, उन सभी नंबर्स पे जो है उसको एक्यूज को जैसे ही उसको पहचाना गया है वैसा ही मैजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाएगा। अब जैसे ही ये आइडेंटिफिकेशन हो गई है उस पर मैजिस्ट्रेट फटाफट प्रोसीडिंग ड्रॉ करेंगे और उसमें जो सिग्नेचर हैं विटनेस के या विक्टिम के उस पर प्राप्त किए जाएंगे। सिग्नेचर प्राप्त करने के बाद मैजिस्ट्रेट उसको विक्टिम या जो आपका विटनेस है, मैं विक्टिम या विटनेस ये बोल रहा हूं, या तो विक्टिम भी आइडेंटिफाई कर सकता है या विटनेस भी आइडेंटिफाई कर सकता है, तो उनको वहां से चले जाने के लिए कहेंगे। जैसे ही विक्टिम या फिर जो विटनेस है वो वहां से चला जाएगा तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, जो सारे के सारे हैं जो नॉन सस्पेक्ट्स लोग 5 लोग थे उनके सभी के हस्ताक्षर जो है प्रोसीडिंग पर प्राप्त करेंगे। जो मैजिस्ट्रेट जो है कंक्लूडिंग प्रोसीडिंग जो है वो ड्रॉ करेंगे, उसका जो लास्ट हिस्सा है प्रोसीडिंग का वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मैजिस्ट्रेट सस्पेक्ट को पूछेंगे कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं है, तो यहां लिखेंगे देन आई इंक्वायर्ड फ्रॉम द सस्पेक्ट एज फॉलोज। सस्पेक्ट का नाम भी लिखना है इसमें कि सस्पेक्ट का पूरा नाम लिख के कि मैंने इससे ये पूछा, डू यू वांट टू से एनीथिंग, तुम कुछ कहना चाहते हो, तुम्हें प्रोसीडिंग में कोई ऑब्जेक्शन है। जैसा वो कहेगा वैसा लिखना है। कई बार जो सस्पेक्ट ये बोलता है कि मेरी जो शक्ल थी पहले ही दिखा दी गई थी गवाह को, विक्टिम को, या मेरी फोटो जो है पुलिस ने दिखा दी थी, जो भी वो बोले तो मैजिस्ट्रेट जो है बाउंड है उसमें सारी की सारी चीजें लिखने के लिए। तो जो ऑब्जेक्शन जो है कोई अगर करता है सस्पेक्ट या एक्यूज जो भी है वो सारे का सारा लिखेंगे। उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट हैं 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछेंगे सस्पेक्ट या एक्यूज को, वो दोनों आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है प्रोसीडिंग में लिखे जाएंगे। तो मैजिस्ट्रेट राइट साइड जो प्रोसीडिंग है लास्ट में सिग्नेचर कराएंगे किसके, सस्पेक्ट के, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, सिग्नेचर कराएंगे, साथ में डेट लिखेंगे। लास्ट में कंक्लूडिंग पैरा जो है मैजिस्ट्रेट की तरफ से आएगा कि जो प्रोसीडिंग है टीआईपी की वो कंक्लूड होगी शांतिपूर्ण तरीके से। द प्रोसीडिंग ऑफ टीआईपी कंक्लूडेड एट, टाइम दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा, पीसफुली, कहां, सेंट्रल जेल जहां पर प्रोसीडिंग हो रही है। सस्पेक्ट एंड नॉन सस्पेक्ट, सस्पेक्ट कौन सा था जिसको आइडेंटिफाई किया, नॉन सस्पेक्ट कौन से थे, जो 5 लोग जो थे बाद में प्रोवाइड कराए थे सुप्रीडेंट जेल ने, वो हैव बीन हैंडेड ओवर टू जेल अथॉरिटीज इन फिट कंडीशन, मतलब जो स्वस्थ आए थे स्वस्थ दे दिए जेल अथॉरिटी को वापस। उसके बाद प्रोसीडिंग हैज बीन प्रिपेयर्ड विद, अगर आप अपना लैपटॉप लेके गए हैं, मैजिस्ट्रेट अपना लैपटॉप लेके गए हैं तो उसमें लिखेंगे अपने लैपटॉप, पर्सनल लैपटॉप से, या फिर अगर जेल अथॉरिटीज का कंप्यूटर यूज किया है प्रोसीडिंग ड्रॉ करने के लिए तो उसका लिखेंगे कि उनसे उनका जो कंप्यूटर है वो यूज किया गया है। नीचे मैजिस्ट्रेट का सील आएगा, सिग्नेचर आएंगे, टाइम आएगा और डेट आएगी। यह मैजिस्ट्रेट की तरफ से प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गया है। इसमें उन्होंने जो विक्टिम है उसको भी फार्ग कर दिया है, जो विटनेस है उसको भी जो है उन्होंने फ्री कर दिया है, जो सस्पेक्ट थे उसको भी भेज दिया है और जो नॉन सस्पेक्ट लोग थे उनको भी भेज दिया है। अब जो है पुलिस अथॉरिटी या जेल अथॉरिटी वहां पर आ सकते हैं। जब उनको भेज दिया है 5 या 10 मिनट बाद पुलिस अथॉरिटी जो है वहां पर आ सकती है, एसएचओ वहां पर आ सकता है या जेल अथॉरिटी वहां पर आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है क्या जो प्रोसीडिंग मैजिस्ट्रेट ने ड्रॉ की उसकी एक कॉपी जो है पुलिस ऑफिसर को दी जा सकती है। देखिए कॉपी जो है दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, उनका डिस्क्रिशनरी है। अगर कॉपी में एसएचओ को नहीं दिया है तो मैजिस्ट्रेट का बनता है कि जब वो वापस आएंगे तो कंसर्न कोर्ट, जिस कोर्ट ने वो केस ट्राई करना है, उनको जो है टीआईपी की कॉपी जो है भेज दें मैजिस्ट्रेट। यहां तक जो प्रोसीडिंग जो है हमारा जो है फाइनल हो जाता है। बहुत से लोगों द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या टीआईपी जो है वो कंक्लूसिव पीस है एविडेंस का, तो इसमें हमारा यही आंसर है कि जो टीआईपी है वो प्राइमरी एविडेंस हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि टीआईपी अगर मैजिस्ट्रेट के सामने करी है तो बाद में ट्रायल के दौरान भी उस विक्टिम को या गवाह को, उस एक्यूज को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर ट्रायल के दौरान आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो टीआईपी का वहां पर कोई फायदा नहीं रह जाता है। तो टीआईपी अकेला जो है वो प्राइमरी एविडेंस का एक छोटा सा भाग हम लोग मान सकते हैं, ये प्राइमरी एविडेंस का एक हिस्सा है। तो ये था टोटल टीआईपी के बारे में। इसमें हमने आपको बताया कि पुलिस क्या करेगी
और मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उसके बाद की कंक्लूड करके क्या क्या कार्रवाई जो है की जाएगी। अगर आपको समझ आया हो तो ये जो वीडियो आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। टीआईपी के बारे में अगर कोई आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।